हम लोग जो है पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये जो मैकेनिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये मैकेनिक्स आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में मॉड्यूल नंबर 1 हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर दूसरा ये होने वाला है। पहला लेक्चर जो है हम लोग देख चुके थे, ऑलरेडी समझ चुके थे। अब यहाँ पे आपका जो है मॉड्यूल 2 में हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं मॉड्यूल 1 में लेक्चर 2 में क्या देखेंगे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है उसके बारे में मैंने क्या किया था, आपको जो है डिस्कस करवाया था, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। फोर्स क्या है, तो एक तरीके का एक्सटर्नल एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हैं। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में कैसे ला रहे हैं, अगर मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आ रहा है। मतलब एक्सटर्नल एजेंसी को अप्लाई करके जब किसी भी बॉडी का स्टेट में चेंजेस लाया जाता है तो उसे जो है हम लोग फोर्स कहते हैं। ये हम लोग अपने लेवल के डेफिनेशन को समझें, लेकिन यही जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो उसमें बोला जाता था कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो उसमें हम लोग को यही पढ़ाया जाता था, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश करो यानी खींचो तो रेस्ट से मोशन में आएगा, पुल करो तो भी रेस्ट से मोशन में जाएगा, या मोशन में आ रहा है तो उसको पुश कर दो तो रुक जाएगा। तो वही है यहाँ पे भी, लेकिन ये एक एक्सटर्नल एजेंसी का नाम आ जाता है, जुड़ जाता है, जो कि हमारे जो बॉडी का स्टेट है उसको चेंज करता है। तो बॉडी का स्टेट जो है हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि वो 3 तरीके का होता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, और एक रिलेट करके मोशंस को हम लोग देखे थे। हमने देखा था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का अगर ऐसा यूनिट बात किया जाए तो न्यूटन होता है। MKS सिस्टम बात किया जाए तो kg मीटर पर सेकेंड होता है ना, पर सेकेंड स्क्वायर होता है MKS में, है ना, MKS। ठीक है, उसके बाद CGS में डाइन कह सकते हैं या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। वही अगर FPS में बात किया जाए तो उसका जनरली यूनिट जो है डिफाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट उसको भी हम लोग पाउंड के टर्म में उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है आपका या तो SI यूनिट में या फिर CGS में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि आप बताइए कि 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, तो 9.81 न्यूटन होता है। 1 kgf में 9.81 न्यूटन जो है आपका होता है, और 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है, और 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, ये आपका जो है यूनिट कन्वर्जन है। वही अगर डायमेंशन की बात किया जाए, कई सारे एग्जाम्स में आपको बेसिक क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि डायमेंशन बताइए फोर्स का, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ml और T⁻², है ना, T⁻²। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा ml T⁻²। तो ये इसका जो है क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी
रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, तो वो चाहता है कि हम रुका हुआ ही रहें, हम कहीं नहीं जाएं। और कोई बॉडी अगर मोशन में है यानी चल रहा है, तो वो चाहता है कि हम चलते ही रहें, हम कभी रुके ना। कब तक? जब तक कि उस बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स न लग जाए, क्योंकि हमने देखा था कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एजेंट है। तो अगर किसी बॉडी पे अगर कोई मोशन में है और उस पर फोर्स लगाएं, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा स्पीड में चला जाए या हो सकता है कि वो रुक जाए। या कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये कब तक वैलिड होगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई ना हो जाए उस बॉडी पे, तब तक जो है हमारा बॉडी चाहेगा जिस स्टेट में वो है प्रेजेंट टाइम में, उसी स्टेट में रहना। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब बात आती है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? तो ये फिजिकल पावर है बॉडी का। इनर्शिया क्या है? ये फिजिकल पावर है बॉडी का। इसको आप लिख सकते हो, इनर्शिया इज फिजिकल पावर ऑफ बॉडी। इनर्शिया क्या है? अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपसे पूछे तो ये फिजिकल पावर है किसी भी बॉडी का। यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, है ना, वो लीनियर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं, क्योंकि लीनियरली हम लोग चलते हैं, ठीक है। और कई बार जब वेलोसिटी आएगा तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा मान कर चलो कि कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स में, ठीक है। तो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किस केस में? जब फर्स्ट लॉ हमारा होगा उस केस में। यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म में ही रहना चाहेगा, है ना, क्योंकि बढ़ना तेज कम ये वो पसंद नहीं करता है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नियम के तरफ, जो कि न्यूटन साहब का है। इस नियम के अंतर्गत क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होता है कैसे? इक्वली टू द फोर्स अप्लाई बाय बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो भी फोर्स अप्लाई किया गया उसके इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं F = ma। यही सेकेंड लॉ के द्वारा दिया गया कि जो फोर्स लगाए वो क्या होगा? इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी जो डायरेक्शंस होगा लीनियर मोमेंटम का वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम की बात किया जाए तो P से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इसको लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और P = होता है m × v। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये चेंज हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा विद रेट का मतलब जब भी बात आती है रेट की तो डिवाइडेड बाय t भी हो जाता है। तो जब डिवाइडेड बाय t होगा तो ये हो जाएगा m × a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बाय टाइम = होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F फोर फोर्स, M फोर मास एंड A फोर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स फाइन। अब देखो कई बार क्या होता है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे?
आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, अगर कोई स्मॉल पार्ट है बॉडी का तो, नहीं तो आप जनरली इस तरीके से ही जो है कैलकुलेट हम लोग जो है कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक केस लेकर हम लोग चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेकर चलता हूँ। केस वन, केस वन क्या कहता है, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर बॉडी के मास को हम लोग कांस्टेंट कर दें तो वेक्टर फोर्स अगर ले रहे हैं तो एम डेल भी जो कि चेंज होगा बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू एम ए वेक्टर हो जाएगा, जहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड में बात किया जाए तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो है हमारा इन मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड में हमारा यही रहेगा, मैग्नीट्यूड ये हमारा होगा। लेकिन जो टोटल फोर्स होगा यानी जो नेट फोर्स होगा वो हमारा एफ ए ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास, यानी जो सेंटर ऑफ मास के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो उसमें जो है ये चेंज हो जाएगा अगर नेट फोर्स की बात किया जाएगा तब। तो इस केस में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ बाई, सिग्मा एफ जेड, सिग्मा एफ टी, है ना, एफ टी, ये हो जाएगा एम ए एक्स, एम ए वाई, एम ए जेड और ये हो जाएगा एम ए टी। ये जो तीन है ये आपका होगा जो कि डायमेंशन के अनुसार होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये जो टी है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन को दर्शाता है ना, किसको, टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो करता है अगर एफ टी है तो। अगर एफ सिग्मा एफ आर है तो ये एम ए आर होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन को दर्शाएगा, किसको, रेडियल डायरेक्शन को दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक ये आपका डायनेमिक सेक्शन में ये देखने को मिलता है, इसमें डायनेमिक सेक्शन में आपको जो है देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे केस टू लेकर चलें, केस टू, तो केस टू में इफ जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसको कांस्टेंट लेकर चलेंगे तो वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। तो ये इस तरीके का जो फॉर्मूला होगा फोर्स का, ये जनरली देखने को मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना, यूज्ड इन या सीन इन, यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली जो जेट के बारे में होता है ना, जेट के बारे में पढ़ना रहता है, उसके बारे में अगर आप डिप्लोमा किए हो तो इस चीज़ को समझ में आएगा, क्योंकि कई सारे लोग वैसे होते हैं जो बीटेक वगैरह, बीटेक में जो जाते हैं वो लैटरल एंट्री से जाते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा किए हो तो ये जेट के बारे में आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहता है अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, जब आप अपने अगले सेमेस्टर में जाओगे यानी फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे उस दौरान आपको जो है इसका यूजेस देखने को मिलेगा। जेट के केस में ये जो फोर्स का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल मैकेनिक्स में हम लोग जो है यही फोर्स यूज करते हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका है उसमें। अब आता है न्यूटन साहब का तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगाए हैं तो वो बॉडी भी उल्टा हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना हम उस पे लगाएंगे, यानी एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो वही कह रहा है
कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद अगला नियम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है कि मान लो ये टेढ़ा टेढ़ा कैसा भी बॉडी है, ठीक है, इसका कोई लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक। अब इस लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग जो है फोर्स इस पॉइंट पे लगाएं, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर यहाँ पे F1 लगाए हैं तो ये थ्रू आउट लाइन ऑफ एक्शन पे F1 जो है लगेगा, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन हम चेंज नहीं किए तो बॉडी पे फोर्स यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं, वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे जो लगाने वाला फोर्स था यहाँ पे से हटा दिए, ठीक है, इस फोर्स को, और यहाँ पे बीच में लगा दिए तो भी वही फोर्स रहेगा, बीच में से भी हटा दिए, लास्ट में भी लगा दिए तो वही फोर्स रहेगा। लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जिस लाइन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है वो जो है चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। चलिए इसके बारे में स्टेटमेंट इसका क्या कहता है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसका स्टेटमेंट जो है आपसे पूछ देता है। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, acting on a rigid body at a point, then it can be transferred, to the other point। उसको ट्रांसफर कर देते हैं अदर पॉइंट पे, ऑन द सेम बॉडी, ऑन द same body, but keeping same magnitude भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एंड लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, so that effect will remain same, है ना। so that effect remain same, तो उस कंडीशन में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। जो मान लो कि ये रिजिड बॉडी था, यहाँ पे जो फोर्स लगा है पॉइंट ए पे और इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे भी अगर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं और इस यहाँ पे हटा देते हैं तो भी सेम इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है वैलिड होगा, अदरवाइज आपका जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है चलिए लिखता हूं मैं और साथ में आप हमें आंसर्स बताइएगा। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ विच इज equal to the rate of change of momentum
इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है इम्पल्स, ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है फोर्स। तो आपको जो है इसका आंसर्स बताना है। बताइए कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है कि उसको क्या कहते हैं, है ना। तो जब पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, तो आपको जो है इसका आंसर तो आना ही चाहिए, राइट। क्योंकि अगर बताने के बाद भी आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है। और ये बेसिक चीज़ है यार, ये तो पता होना चाहिए, है ना। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, अगला लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, दोनों सेम चीज़ है, आप सेम चीज़ें समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल हैं हमारे इस अर्थ पे, वो हर एक पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर मेरे सामने ये मार्कर है तो इस मार्कर के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ इस मार्कर के ऊपर, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो पार्टिकल है, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है वही कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें है क्या कि ये दो जो मार्कर है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इन दोनों बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। तो इन बॉडी का जो भी मास है ना, उसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, और जो इसके बीच में डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसका स्क्वायर का ही जो है फल हमें मिलता है कि हम फोर्स जो है निकाल पाते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। देखो मान लो कि यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट लिए m1 का, इसका रेडियस है r, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास है m2, इसका रेडियस ले लिए मान लो r2, इसका r1 है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कि हमारा r है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड मास m2, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बॉडी का मास है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और जो ये लेंथ बीच का दूरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, वही कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे ये G। इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
है ना। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आपका जो है होता है, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका जो है यूनिट होता है। कई बार एग्जाम में जो है पूछ देता है कि आप जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या बताइए, डायमेंशन बताइए। तो आप हमें डायमेंशन जो है चैट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा, ठीक है। देखिए न्यूटन का हम लोग जानते हैं कि ML/T का -2 होता है, इनटू मीटर का m के पावर 2 होगा, केजी का m के पावर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा m-1 L के पावर 3 एंड T के पावर -2। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका डायमेंशन जो है ये आपका जो है निकल कर आ गया। फोर्स का क्या होता है, ML/T के पावर -2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है आप देखते होंगे, आप एक बड़ा सा गेंद ले लो, ठीक है, बड़ा सा गेंद ले लो, उस गेंद पे एक चींटी को रख दो और उस गेंद को घुमा दो। क्या चींटी को पता चलेगा कि वो घूम रहा है कि जिस पे वो खड़ा है वो घूम रहा है? उसको लगेगा कि हम तो जहाँ पे हैं वो वहीं पे हैं, घूम तो पूरा दुनिया रहा है। वही चीज़ हमारे साथ भी होता है। हम लोगों को लगता है कि हमारा अर्थ नहीं घूम रहा है बल्कि हमारा सन घूम रहा है, लेकिन सन कांस्टेंट है, हमारा पृथ्वी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का मास इतना ज़्यादा है कि हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, या उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं। तो हमें वहाँ पे रख दिया तो हम लोगों को लगता है कि हम तो कांस्टेंट ही हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे लग रहा है पूरी दुनिया ही घूम रहा है। तो वही वहाँ पे होता है कि पूरी दुनिया घूम रहा है, हम तो जैसा का तैसा ही हैं। तो अगर हमें ये बताने बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा पार्टिकल है और एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा पार्टिकल है, उस कंडीशन में आप हमें फोर्स का वैल्यू बताइए, उस कंडीशन में हमें फोर्स का वैल्यू बताइए। तो जो छोटा पार्टिकल होता है उसका वैल्यू हम लोग अगर नेग्लिजिबल होगा तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर नेग्लिजिबल है तो वो बॉडी जिस ऑब्जेक्ट पे है उस बॉडी का जो बड़ा बॉडी है उस बॉडी के कांटेक्ट में है तो बड़ा बॉडी का जो रेडियस होगा वही दोनों के बीच में के दूरी बन जाएगा। जो यहाँ पे ये दूरी रखे थे ये वही दूरी आ जाएगा। मान लो, चलो यहाँ पे मैं फिगर ही बना देता हूँ। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे एक पार्टिकल है स्मॉल m का, एक कैपिटल M का बड़ा पार्टिकल है। अब यहाँ पे है तो इसका जो रेडियस होगा ना, यही रेडियस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का काम करेगा, है ना। किस चीज़ का काम करेगा? डिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है ग्रेविटेशन की कि भाई कहाँ पे जी का वैल्यू जो है हमारा कितना होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू mg, यानी ma होता है ना। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण से एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m से m कट जाएगा तो g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर होगा। ये जो है डिपेंड करता है लोकेशन पे,
इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, है ना। ये क्या होता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस g को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो होता है। इसकी यूनिट बात किया जाए तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है यूनिट होता है। अब ये चीज़ आ गया। अब इसी पे बेस्ड हम लोग जो है क्या कैलकुलेट कर पाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी की मदद से हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैलकुलेट कर पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मान लो अर्थ है ना, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी परिक्रमा करेगा, तो इसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा वो भी हम लोग इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक अंदर की ओर फोर्स लगेगा और एक बाहर की ओर लगेगा। बाहर की ओर F, अंदर के लिए ये से बाहर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और अंदर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। CG सेंट्रीफ्यूगल को CF से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें बोलेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है G का, यानी जो ये बड़ा बॉडी है अर्थ जो है उसका इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ C का कोई पार्टिकल है वो, तो उस केस में mv²/r हम लोग जो है लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो r है ये कौन सा r होगा, यह वह r होगा जहां से ये अर्थ का तो कुछ रेडियस होगा प्लस अर्थ लेकर चल रहे तो, और अर्थ से कुछ हाइट पे होगा। तो अगर कुछ हाइट पे है तो उस हाइट को भी हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं, उस हाइट को भी हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv² यहाँ पे इसको आप ऐसे कह सकते हो G कैपिटल AM/r प्लस H इक्वल टू mv²/r² जो है ये आपका होगा, और यहाँ से m जो है आपका कट जाएगा और ये इधर जो है r ये आपका जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये RH है यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे mv²/r का r प्लस h जो है लेकर चलेंगे, तो ये m से m कट जाएगा। तो यहाँ से जो है आप ऑर्बिटल स्पीड यानी v जो है निकाल सकते हैं √gm/r प्लस h, एक यहाँ से एक तो कट ही जाएगा, तो r प्लस h जो है ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो v है ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड कितना ऑर्बिटल स्पीड है वो यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे g आपको पता है कि क्या होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि आप भाई बताओ कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, है ना, तो टाइम निकालने के लिए यानी t = हो जाता है 2π × r प्लस h बाई v, ये जो है क्या निकलता है, टाइम, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।